हेलो, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे प्रगतिवाद और उसके कवि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रगतिवाद का अर्थ, प्रगतिवाद का अर्थ तथा प्रगतिवाद की परिभाषा। प्रगति का शाब्दिक अर्थ वही है जो अंग्रेजी में प्रोग्रेस। प्रोग्रेस शब्द का अर्थ अर्थात आगे बढ़ना अथवा उन्नति करना, किंतु आज इस शब्द से काव्य के क्षेत्र में विशिष्ट दिशा में बढ़ने की ओर सूचना मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज साहित्य में इस शब्द का अर्थ रूढ़ हो चुका है और अपने रूढ़ अर्थ में यह शब्द मार्क्सवादी ढंग से आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है। मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा का पोषक साहित्य प्रगतिवाद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसका मतलब प्रगति का अर्थ प्रोग्रेस है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में देखें तो प्रगति जो लिया गया है वो मार्क्सवाद के अनुसार लिया गया है, जो रूस के थे। मार्क्सवाद रूसी विचारधारा कहना चाहिए। मार्क्सवाद का विचारधारा कुछ अलग है, जिसमें पूंजीवाद को अलग और लेबर क्लास को अलग रखा जाता है। वस्तुतः प्रगतिवादी साहित्य वह है जिसकी रचना मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी विचारधारा को दृष्टिपथ में रखकर की गई हो। पंडित सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवाद की परिभाषा निर्धारित करते हुए लिखा है। पंडित सुमित्रानंदन पंत के अनुसार, ये एमसीक्यू में आ सकता है, प्रगतिवाद की परिभाषा सुमित्रानंदन पंत के अनुसार। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। इसमें मान लिया क्वेश्चन दे देगा प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, फिर प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा, इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। तो इस समय चुनना होगा पंडित सुमित्रानंदन पंत। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल का प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के प्रयोग पर जनसमूह की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामयिक नवनिर्माण, जनता के चित्कार की कहानी किसी दर्शन पर आधारित है और वह दर्शन है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी कारण आलोचकों ने कहा है कि राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। पंत जी किसका कथन है? इसमें बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा आलोचक, मार्क्सवाद के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि राजनीति में जो स्थान समाजवाद का होता है, राजनीति करने से समाज का अलग स्थान रहता है, राजनीति का अलग स्थान, तो समाज का जो स्थान है राजनीति में, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। प्रगतिवाद कहने का मतलब साहित्य में छायावाद भी है, प्रगतिवाद भी है, रहस्यवाद भी है, प्रयोगवाद भी है। तो उसी तरह साहित्य में प्रगतिवाद का स्थान है, जिस तरह राजनीति में समाजवाद का स्थान है। पंत जी की इस प्रगतिवाद का विषयक परिभाषा से एक बात बड़ी स्पष्ट हुई, और वह यह कि प्रगतिवाद वर्ग वैषम्य को दूर कर श्रमिकों तथा कृषकों की मंगल भावना से प्रेरित है, और इसलिए वह पूंजीपतियों तथा शोषकों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान करने वाला है। प्रगतिवाद में पूंजीपतियों के खिलाफ या फिर जो शोषक वर्ग होते हैं, गरीबों को शोषण करते हैं, उनके खिलाफ किसी न किसी तरह से लोग कविता लिखे हैं, कहानी या रचना लिखे हैं, इसीलिए इस तरह से बोला जा रहा है। युगीन परिस्थितियां। प्रगतिवाद का समय अत्यल्प है, अर्थात
हिंदी साहित्य की इस धारा ने केवल 7 वर्ष के लिए 1936 से लेकर 1943 तक बल पकड़ा। तो यहाँ एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा वाद का वक्त या समय सबसे कम है या अत्य अल्प है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय अत्य अल्प है और वादों की अपेक्षा सबसे कम है हिंदी साहित्य में, और केवल 7 वर्ष तक इसका वक्त रहा, 1936 से लेकर 43 तक। जिस समय प्रगतिवादी साहित्य प्रकाश में आ रहा था, उस समय राजनीति, समाज, धर्म तथा साहित्य की परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने में सहायक हो रही थी। राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं कि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मतलब 1936 से 43 के बीच में अंग्रेजों का शासन था। वे निरंतर भारतीयों के शोषण कार्य में निरत थे। भारत की लगभग सभी पूंजी विलायत जा रही थी। ट्रेन से ट्रेन लिया जा रहा था सारे पूंजियों को, कहने का मतलब लाहो अयस्क वगैरह, और यहाँ क्या गरीब मजदूर तथा किसान भूखों मर रहा था। देश में असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जागृति आ चुकी थी। देशवासियों की नग्न अवस्था को देखकर साहित्यकार से रहा न गया और उसने खुलकर प्रगतिवाद के गीत गाए। कहने का मतलब देश की स्थिति जो था, गरीब लोगों का नग्न अवस्था, पहनने तक का कपड़ा नहीं था। प्रेमचंद का जो कहानी था उसमें पता चलता है कि मात्र एक ही साड़ी जो महीनों भर सालों भर से पहन रही है। इसे समझ में आता है कि उस समय की स्थिति क्या थी भारतवासियों का। इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में भी धनियों तथा श्रमिकों के वर्ग तो बने ही हुए थे, पूंजीपति उस समय भी थे, और दूसरी ओर भूखी नंगी जनता थी। किंतु इस विषय में एक बात स्मरणीय है, और वह यह कि भारत में प्रगतिवाद का जन्म इस पूंजीपति आदि मिल मालिकों के विरोध में इतना नहीं हुआ जितना शोषण करने वाले अंग्रेजी सत्ता के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। कहने का आशय यह है कि प्रगतिवाद का मूल विरोध अंग्रेजी सत्ता से था। प्रगतिवाद का मूल विरोध अंग्रेजी सत्ता से था। मिल मालिकों से इसका कोई विशेष कड़ा विरोध ना हुआ था। कहने पर जिसने भी लिखा मिल मालिकों के खिलाफ नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने जो लिखा वो ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप वर्ग तो लड़खड़ा ही रहा था, अतः प्रगतिवाद में नास्तिकता के नारों का सुनाई पड़ना स्वाभाविक ही था। लोगों का विश्वास ईश्वर से उठता जा रहा था। उसका प्रतिफलन साहित्य में देखने को मिलता है। अधिकांश प्रगतिवादी साहित्यकारों ने परंपरागत रूढ़ियों, भाग्यवाद, ईश्वर तथा देवी देवताओं आदि का खुलकर विरोध किया है। इस विरोध में प्रगतिवादियों के अंदर एक भावना और काम कर रही थी। कहने मतलब जो लेखक लोग थे, जो लिख रहे थे, उनके अंदर इनके खिलाफ तो बोलना ही था, रूढ़िवादी उनके खिलाफ या भाग्यवाद या देवदाता खुलकर विरोध कर रहे थे, बल्कि उनके अंदर एक और भावना जगी हुई थी, और वह भावना यह थी कि प्रगतिवादी साहित्यकार यह समझते थे कि भारत की वे पढ़ी लिखी जनता में भाग्यवाद बहुत अधिक बल पकड़ गया है। जनता यह समझती थी कि उसकी जो भी दयनीय स्थिति हो रही थी वह सब उसके भाग्य का फल था। सरकार तथा मिल मालिक जनता के इस भाग्यवाद की आड़ में अनुचित लाभ उठाते थे। कहने का मतलब उस समय का जो स्थिति था भारत का, उसके बारे में कहा गया। सरकार तथा मिल मालिक जनता के इस भाग्यवाद की आड़ में
अनुचित लाभ उठाते। जनता के हृदय से इस भाग्यवादी भावना को दूर करने के लिए प्रगतिवादी लेखक ने मूल पर ही कुठाराघात किया और ईश्वर तथा देवी देवताओं के अस्तित्व से खुलकर इनकार किया। ये लेखक हृदय से यह चाहते थे कि किसी प्रकार जनता का कल्याण हो, उसे किसी प्रकार भरपेट अन्न, पहनने को वस्त्र और रहने के लिए ठीक घर मिले। यही कारण है कि उन्होंने हंसिए और हथौड़े को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक नूतन साहित्य धारा का आगमन उसके अपने पूर्ववर्ती साहित्य की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद के जन्म में भी यह बात काम कर रही थी, अर्थात जो भी लेखक थे वे पहले छायावाद के थे। लेखक छायावाद की काल्पनिक उड़ान से ऊब गया था, अब वह ठोस धरती के ऊपर आना चाह रहा था। साथ ही छायावाद में व्यक्तिकता का भी प्रभुत्व प्राधान्य था, इसकी भी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी। छायावाद में व्यक्तिक कल्याणमयी भावुकता का अतिरेक था। मानव की समस्याओं, उनके आंसू और दुख के अंकन का प्रयत्न नहीं था। श्री राजाराम रस्तोगी ने प्रगतिवाद के जन्म के विषय में लिखा है। यह किसके अनुसार है? कहने का मतलब राजाराम रस्तोगी, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। श्री राजाराम रस्तोगी ने प्रगतिवाद के जन्म के विषय में लिखा। एमसीक्यू बन सकता है। वो जन्म राजाराम रस्तोगी के अनुसार छायावाद की सूक्ष्म आध्यात्मिकता एवं अशरीरी सौंदर्य कल्पना की उच्च श्रृंखल प्रवृत्तियों पर प्रगतिवाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह टूट पड़ा। यह कथन किसके द्वारा है? यह है राजाराम रस्तोगी। वस्तुतः छायावाद की भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिष्ठ, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवाद का जन्म हुआ। जिस प्रकार द्विवेदी युग की अतिवृत्तात्मकता और स्थूलता की प्रतिक्रिया छायावाद के रूप में हुई, उसी प्रकार छायावाद की अत्यधिक आत्मनिष्ठता, काल्पनिकता और आदर्शवादिता की प्रतिक्रिया प्रगतिवाद के रूप में प्रस्फुटित हुई। यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो प्रगतिवाद कल्पना लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की प्रतिक्रिया है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, तो प्रगतिवाद किसके प्रति विरुद्ध है? कहने का मतलब प्रगतिवाद कल्पना लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद और प्रगतिवादी साहित्य पर उसका प्रभाव। पीछे उल्लेख किया जा चुका है कि प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रतिफलन है। किसका प्रतिफलन है? कहने से मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रतिफलन। अतः प्रगतिवाद की भली प्रकार समझने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा से अवगत होना नितांत अनिवार्य है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं, जिनका जन्म 1818 ईस्वी में और मृत्यु सन 1883 ईस्वी में हुई थी।
इन्होंने अपनी विचारधारा से समस्त यूरोप में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में क्रांति मचा दी थी। कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद है क्या, इसके बारे भी जान ले। मार्क्सवाद क्या है, इसकी सविस्तार व्याख्या में न पकड़कर यहाँ केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि वह मानव एवं सृष्टि के विकास में भौतिक द्वंद्व को ही प्रमुखता देने वाली विचारधारा है। उसने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मूलतः अपनाकर अपने नव्य सिद्धांतों की प्रतिष्ठा एवं संरचना की। उसके अनेक सिद्धांतों एवं मान्यताओं को क्रमशः निम्न सूत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला तो यह है कि समस्त मूलों का विकास द्वंद्व पर आधारित है और वे दूसरे श्रम और पूंजी के समान विभाजन पर भी बल देते हैं। श्रम अलग और पूंजी अलग। इसी को उनके या वैज्ञानिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार मानव सभ्यता का विकास किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय सत्ता ने न होकर वानस्पतिक सिद्धांतों के अनुसार स्वतः ही हुआ है। इस प्रकार उन्होंने मानव एवं उसकी सभ्यता संस्कृति के विकास की नव्य व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इन तथ्यों की सम्यक व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। ऊपर जैसा कि संकेत किया जा चुका है, मार्क्स यह मानकर चले कि संसार की कहीं किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय सत्ता से उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि प्रकृति के अंतराल में अलक्षित रूप से सदा होते रहने वाले संघर्ष से ही उसका विकास हुआ है। व्यवहार जगत के उदाहरणों के आधार पर वे संघर्ष ही की अनवरत क्रिया प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं। जब समावंगी या विरोधी वस्तुओं का स्वाभाविक प्रतिक्रिया से संघर्ष होता है तो उनकी क्रमशः श्रृंखला सी जारी हो जाती है। इसकी संख्या में क्रमशः नव्य परिवेशों में अभिवृद्धि होती जाती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न रूपों एवं नामों वाले पदार्थों, उनकी शक्तियों एवं अस्तित्वों का अनवरत विकास होता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दो या अनेक वस्तुओं में विद्यमान शक्ति तत्वों के द्वंद्व या संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही संसार अस्तित्व में आता है। अर्थात प्रगतिवाद के जो लेखक है उनके अनुसार हो जाएगा कि जो संसार जो उत्पन्न हुआ है वो सेल्फ से, स्वतः से नहीं, बल्कि जो वस्तुओं का विद्यमान शक्ति जो तत्व है उनके द्वंद्व या संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही संसार का अस्तित्व आता है या संसार का उत्पत्ति हुआ है। श्रम एवं पूंजी के समय विभाजन एक अंतर्गत मूल्य वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि पहले मूल पदार्थ प्रकृति प्रदत्त रहता है। उनके उपभोग के स्थूल साधन जिनके पास रहते हैं वे उसे अधिकृत करके अपनी पूंजी एवं साधनों के बल पर दूसरों के श्रम को खरीदकर उस मूल पदार्थ को नव्य रूप एवं आकार या सांचे में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उस मूल पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। बाजार में साधन संपन्न व्यक्तियों को मूल पदार्थ के नए रूप का लाभ लागत से कई गुना अधिक होता है, पर सारा लाभ साधन संपन्न व्यक्ति ही ले जाते हैं। श्रम करने वाले को कुछ नहीं मिल पाता। इस प्रकार स्पष्टता पूंजीपति एवं श्रमजीवी नामक दो वर्गों में समाज का विभाजन हो जाता है। इसमें से पहला वर्ग मार्क्सवाद के अनुसार शोषक है और दूसरा शोषित। यह वर्ग विभाजन ही नए संघर्ष को जन्म देता है। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है, जैसा कि रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वाले देशों में हुआ। अर्थात
रूस, चाइना जैसे देश जो साम्यवादी विचारधारा थे या मार्क्सवादी विचारधारा थी, वो इन्हीं के कारण विभाजित हुआ। कहने का मतलब काम करने वाले श्रमिक वर्ग अलग और पूंजीपति वर्ग अलग, दोनों। पूंजीपति वर्ग को मार्क्सवाद के अनुसार शोषक कहा गया है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, और जो काम करने वाले हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको शोषित कहा गया है। जो जिनका शोषण किया जा रहा है वे शोषित वर्ग हैं, वे भूखे हैं, नंगे हैं, जैसे भारत देश के बारे लिखे हैं हमारे प्रगतिवाद के कवि। मार्क्सवादी संसार की प्रत्यक्ष वस्तु का विश्लेषण ऐतिहासिक श्रम से ही करना पसंद करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर उन्होंने यह मान्यता प्रतिस्थापित की है कि आरंभ से ही साधन संपन्न या शोषक एवं साधनहीन या शोषित नाम के वर्ग, दो वर्गों का अस्तित्व रहा है। शुरू से ही शोषित वर्ग और शोषक वर्ग रहा है, इनका कहना है। इसी वर्ग विभाजन ने मानव सभ्यता के आदि काल में दास प्रथा को जन्म दिया था। इसी व्यवस्था में कुछ पैसे देकर मानव के शरीर तक को हमेशा के लिए खरीद लिया जाता था, जो दास प्रथा था, और फिर उसके साथ मन माना व्यवहार कर उसको शोषण किया जाता था। मारना, पीटना अलग, खाना पीना नहीं देना, उसके अलावे 24 घंटा काम कराना, इस तरह से, और फिर उसके साथ मनमाना व्यवहार कर उसे शोषण किया जाता था। विश्व की किसी वस्तु पर, यहाँ तक कि अपने शरीर एवं श्रम पर भी इन दासों का कोई अधिकार नहीं रहता था। इसके प्रति जब उग्र विद्रोह एवं संघर्ष हुआ तो एक नई प्रथा ने जन्म लिया। तब भी इन दास कहे जाने वाले लोगों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन तो न आया। हाँ, जब उन्होंने अपने श्रम के बदले में कुछ पैसे तो मिल जाते थे, किंतु अन्य कोई किसी प्रकार का अस्तित्वगत अधिकार उनके पास नहीं था। उनसे बेगार सी ली जाती थी। आज भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं अवशेषों के रूप में कहीं कहीं विद्यमान हैं। इस प्रथा को साम्राज्यवादी, सामंतवादी प्रथा कहा जाता है। बड़े बड़े जमींदार भी इसी प्रथा के पोषक थे और हैं। समय ने करवट बदली और इसके विरोध में भी प्रबल मुखारबिंद हुए। प्रबल संघर्षवाद उपेक्षित वर्गों की जीत हुई, किंतु इधर औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो चुका था। परिणाम स्वरूप सामंती मनोवृत्तियों से परिचालित तीसरी व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, और जो समाजवादी नारों की छाया में अमेरिका आदि अनेक देशों में आज पल पुस रही है। सामान्य जन पर शोषित को इस व्यवस्था से इतना ही लाभ पहुंचा कि अब अपने अस्तित्व एवं श्रम के वे स्वयं स्वामी हैं। वे भाव तोल कर के अपने अस्तित्व को नहीं बल्कि श्रम को बेचते हैं। कहने का मतलब पहले तो दिन और रात काम करने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता था, खाने पीने का भी ढंग से नहीं मिलता था, बल्कि अब ये हो गया है कि वो सब अपने श्रम को बेच सकते हैं। जो शोषित वर्ग थे वो काम तो करते हैं, लेकिन बदले में उसके उनको पैसा मिलता है या उसका खाने पीने का कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। उसका उचित और अधिक मूल्य पाने के लिए वे संघर्ष भी कर सकते हैं और करते रहे हैं। किंतु मार्क्सवाद इस व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि आज भी मूल पदार्थ और उससे विनिर्मित पदार्थ पर श्रम करने वालों का अधिकार नहीं है। उस पर कुछ विशिष्ट वर्ग अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। इसके विरुद्ध आज सारे संसार में संघर्ष चल रहा है, ताकि श्रम एवं पूंजी का समस्त विभाजन हो सके, एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना हो सके कि जिसमें शोषक शोषित कोई न रहे।
इन्हीं बातों को सिद्धांत के रूप में अपनाकर मार्क्सवादी विचारधारा का विकास हुआ और उसने विश्व साहित्य के समान हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। यहीं से आता है हिंदी में प्रगतिवाद साहित्य। हिंदी के प्रगतिवादी साहित्य का उपर्युक्त मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा एक भी प्रगतिवादी लेखक नहीं है जिसने श्रमिकों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान न किया हो। प्रगतिवादी प्रवृत्तियों के विवेचन में यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स के विचारों ने इस साहित्यिक धारा के लेखकों को कितना अधिक प्रभावित किया है। इस तरह हिंदी में प्रगतिवादी साहित्य, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी में प्रगतिवादी चेतना सन 1936 ईस्वी के आसपास आई थी और सन 1935 में मुल्क राज आनंद तथा सज्जाद जहीर के प्रयत्न से लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ एमसीक्यू में बन सकता है कि प्रगतिशील सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और कब हुई थी ये हो सकता है, तो हम लोग इसको मार्क करते हैं। लखनऊ में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और इसका प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। इसके प्रथम अध्यक्ष हुए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। सभापति पद से वक्तव्य देते हुए प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और उसी सभा में उन्होंने बतलाया कि प्रगतिशील साहित्य क्या क्या विशेषताएं हैं। उस समय देश के लिए बहुत जरूरी था ये चीज। इस संघ का दूसरा अधिवेशन 1938 में संपन्न हुआ था। दूसरा अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ जो था उसका दूसरा अधिवेशन 1938 में संपन्न हुआ और उस समय जो अध्यक्ष थे दूसरा अधिवेशन उसके अध्यक्ष थे विश्व कवि रविंद्र। यही वह वर्ष था जब पंत तथा नरेंद्र शर्मा ने प्रगतिवादी साहित्य की गति को देने के उद्देश्य से रूपाब नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। दो जन थे, पंत और सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा, ये दोनों मिलकर के रूपाब नामक मासिक पत्रिका का आरंभ किए हैं। ये दोनों मुंशी प्रेमचंद के संपादकत्व में प्रकाशित हंस का भी मूल उद्देश्य प्रगतिवादी साहित्य का ही प्रचार करना था। प्रगतिवादी काव्य के प्रवर्तन का श्रेय पंडित सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है। आरंभ में वे छायावादी रहे और छायावादी कवि के रूप में उन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन नामक काव्य कृतियां की। पंत जो थे सबसे पहले छायावाद कवि थे और छायावादी जब कवि थे उस समय उन्होंने क्या क्या लिखा? वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, ये सबको उन्होंने लिखा है पंत जी ने। किंतु युगांत और युगवाणी तथा ग्राम्य में कल्पना लोक की सैर करना छोड़कर इस कठोर धरती पर उतर आए। इन पाश्चात्यकालीन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किसानों तथा श्रमिकों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। अर्थात इसमें प्रगतिशील प्रगतिवादी जब कवि बन गए पंत तो क्या क्या लिखे थे? युगांत, किंतु युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्य में कल्पना लोक की सैर छोड़कर कठोर धरती पर आ गए। ये हो गया। उतर आए। इन
पाश्चात्यकालीन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किसानों तथा श्रमिकों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। यहाँ उन्होंने प्रेम तथा सौंदर्य का परित्याग कर वर्ग संघर्ष के प्रति जागरूक होकर भौतिक जीवन के यथार्थ चित्र अंकित किए। कहने का मतलब उस समय जब भारत देश में जो स्थिति थी, जो शोषण करते थे उनका स्थिति, और जो शोषक वर्ग थे जो खुद शोषित हो रहे थे, दोनों वर्ग यथार्थ चित्र अंकित किए। अर्थात पूंजीवादी सामंतवाद और साम्राज्यवाद के दुष्परिणाम स्वरूप शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति को उन्होंने देखा है और उस स्थिति का सफल चित्र अंकित किया है। इस धरती के उन्होंने अनेक गीत गाए हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। ये है पंत जी की रचना ताक रहे गगन, मृत्यु नीलिमा गहन गगन, निस्पंद शून्य निर्जन निःस्वन, देखो भू को स्वर्गिक भू को मानव पुण्य प्रसु को। साम्यवाद की अवतारणा करने वाले युग को उन्होंने स्वर्णिम युग माना है। साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण, मुक्त निखिल मानवता करती मानव का अभिवादन। सामंत युगीन तथा पूंजीवादी संस्कृति की निसरसता स्पष्ट हो जाती है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, नीति और सदाचार का मूल्यांकन पंत ने मानव हित में किया गया है। युगांत में पंत ने छायावाद के अंत का दृश्य प्रस्तुत किया है। युगांत जो लिखे थे पंत जी के द्वारा, जो लिखा गया है, उसमें साफ साफ झलकता है कि छायावाद का अंत होकर के अब प्रगतिवाद का शुरुआत हुआ है। युगवाणी में उन्होंने जन जीवन की वाणी प्रदान की है। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन बन सकता है कि युगांत एक ऐसा काव्य है पंत जी का जिसमें छायावाद का अंत दिखलाया गया है, और युगवाणी में उन्होंने जन जीवन को वाणी प्रदान की है। वाणी है तो समझ में आ जाएगा कि उसमें जन जीवन का वाणी प्रदान की है युगवाणी में। ग्राम्य में उन्होंने ग्राम की अत्यंत दीनहीन दशा का चित्रण किया है। ग्राम्य में गांव का जो दीनहीन दशा था, गरीबी वाला, उसको दिखलाया है। निराला ने भी छायावाद से ऊबकर प्रगतिवाद में प्रवेश किया। निराला भी पहले छायावाद के कवि थे, अब वहां से निकलकर वे प्रगतिवाद में आ चुके थे और वह लिखे भिक्षुक तोड़ती पत्थर, निरालावाद का है ये रचना। भिक्षुक तोड़ती पत्थर, विधवा जैसी कविताओं में उन्होंने भिखारी, मजदूरनी, दीनहीन स्त्री, विधवा आदि के करुणाजनक चित्र अंकित किए हैं। यह निराला जी का उनके द्वारा चित्रित भिक्षुक यह चित्र देखिए, भिक्षुक का है ये वाला। भिक्षुक मीन्स भिखारी। दो टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मतलब एक भिखारी मांग रहा है, लाठी टेक टेक के भीख मांग रहा है और मुट्ठी भर दाने के लिए तरस रहा है, इतना भूख, और फटा पुराना झोला पकड़ा है और अपना झोला को फैलाता है। इस तरह का स्थिति वो भिक्षुक में भिखारी का स्थिति को दिखलाए। निराला की कविताओं में परंपरागत रूढ़ियों के प्रति क्रांति की एक सहज भावना विद्यमान है। कुकुरमुता और खजोहरा में उन्होंने सामाजिक परंपराओं का बड़े ही करारे व्यंग किए हैं। कहने का मतलब व्यंग वाला लिखे हैं। कुकुरमुता और खजोहरा ये भी निराला जी का ही कविता है, जिसमें उन्होंने सामाजिक परंपराओं को व्यंग के तौर पर लिखा है, व्यंग्य किया है। प्रगतिवादी काव्य को सर्वप्रथम नूतन भाषा शैली प्रदान करने का श्रेय निराला को ही जाता है। प्रगतिवादी काव्य में जितने लोग भी हैं
सबसे पहले भाषा शैली जो दिए हैं वे है निराला, निराला के द्वारा। उन्होंने ही प्रथम नूतन छंदों को बंधनों में प्रथम नूतन छंद देने का भी श्रेय उसी को जाता है, बंधनों से मुक्त किया है। जो बंधे हुए थे छंद उनको मुक्त किया है। मुक्त छंद के माध्यम से उन्होंने निम्न वर्ग के दैनिक जीवन के कार्यकलापों के अनेक मार्मिक चित्र खींचे हैं। कहने का मतलब उनकी जो स्थिति थी, मार्मिक स्थिति या गरीब की स्थिति, उसको बहुत सरलता से दिखलाए हैं। प्रगतिवादी काव्य के इतिहास में नरेंद्र शर्मा का भी प्रमुख स्थान है। प्रगतिवादी काव्य के लिए हम लोग तीसरा स्थान दे रहे हैं नरेंद्र शर्मा। पंत जी, प्रेमचंद, पंत, निराला, उसके बाद आए नरेंद्र शर्मा, इसका भी प्रमुख स्थान है। उन्होंने भी पंत और निराला की भांति अपने कवि जीवन के आरंभ दिनों में छायावादी, मतलब प्रारंभ में वो छायावादी ही थे। नरेंद्र शर्मा भी छायावादी कवि ही थे जो बाद में प्रगतिशील बने। कविताएं रची किंतु आगे चलकर प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अंगीकार कर लिया। प्रवासी की गीत जहां उनकी छायावादी रचनाओं का संकलन है। कहने का मतलब प्रवासी के गीत या छायावाद वाली रचना है उनका, और उनकी छायावादी रचनाओं का संकलन वहां पलाशवन में उन्होंने प्रगतिवादी वृत्तियों का अभिव्यक्त प्रदान की है। पलाशवन जो है वो प्रगतिशील वाला रचना है। इन कविताओं में उन्होंने मानव जीवन की यथार्थ समस्याओं पर विचार किया है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप अनेक गीत लिखे हैं। रूढ़ियों पर उन्होंने बड़े तीखे व्यंग किए हैं। उन्होंने उन लोगों की खिल्ली उड़ाई है जो धर्म की आड़ में जनता को ठगते हैं और साथ ही साथ भाग्यवाद की कटु भत्सरना की है। नरेंद्र की भाषा में प्रवाह, यहाँ है नरेंद्र जी का जो लिखे हैं कविता चाहे रचना, उसकी भाषा में प्रवाह है, सरलता है, भावमयता है। ये सभी उनके विशेष रूप द्रष्टव्य हैं। वे जो भी लिखे हैं उसमें ये प्रवाह, सरलता, भावमयता, ये सब उसके विशेष गुण हैं। भावों की सुंदरता अभिव्यक्ति से उन्होंने अपनी शैली को अत्यंत आकर्षक बना दिया है। ये है हमारा नरेंद्र जी का। अब हम लोग आगे चलते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ये हो गए प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि शिव मंगल सिंह सुमन। ये भी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं पर रूसी साम्यवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उस समय रूसी के साम्यवाद में था पूंजीवादी और जो काम करने वाले थे वर्कर्स ग्रुप, वो सब में बहुत अंतर हुआ करता था। उससे इनका बहुत प्रभाव पड़ा है, मार्क्सवाद जिसको बोलेंगे। रूस की लाल सेना से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने भारतीय शोषित वर्ग को क्रांति के लिए ललकारा है। रूस में उस समय चला था मार्क्सवाद और वहां पे लाल सेना का भी उसी से प्रेरणा ग्रहण इन्होंने किया था। भारतीय शोषित वर्ग को क्रांति के लिए ललकारा है। मॉस्को अब भी दूर है, ये किसका कथन है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। मॉस्को अब भी दूर है जैसी उनकी कविताओं को पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई थी और वो बहुत फेमस भी हो गया था ये कविता लिख करके। भाषा सर्वत्र ही सरल है और उसमें ओज गुण भी सर्वत्र ही देखने को मिलता है। मुहावरे का प्रयोग भी सुमन जी को बहुत अधिक सफलता मिली। कहने का मतलब वे जितने भी रचना लिखे हैं सब में उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है और भाषा बहुत सरल है और ओज गुण भी उन्होंने डाले हैं और इसके कारण उसे सफलता मिली है। अगला कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ये भी रामधारी सिंह दिनकर भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर अपने ओजपूर्ण स्वर से देश को जगाया है, अर्थात ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। हुंकार, इनके प्रमुख रचना हुंकार, रेणुका आदि आपकी प्रमुख प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं।
शोषित वर्ग के जीवन में जो एक महान अंतर दिखाई पड़ता है, उसको उन्होंने अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति प्रदान की है। एग्जाम्पल के लिए रामधारी सिंह दिनकर का पद्यों को हम लोग पढ़ते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेल फोंक पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भूखे बच्चे किस तरह से अपनी माँ से चिपट कर सोते हैं और माँ की हड्डी से चिपक कर सोते, मतलब खाने पीने के लिए ना माँ को मिल रहा है ना बच्चा को, जाड़े में उनको ओढ़ने के लिए ना वस्त्र है ना कुछ। इस तरह का उन्होंने साफ साफ विश्लेषण किया है। दिनकर जी की अपनी कविता कसमय देवाय में वर्तमान सभ्यता का अत्यंत भीषण चित्र अंकित किया है। उसकी भाषा में सर्वत्र ओज प्रवाह एवं सजीवता है। करने का मतलब उसको पढ़ने से लगता है कि दिख रहा है, उसका एक इमेजिनेशन दिखता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी कृषकों की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखा है। आगे है रामेश्वर शुक्ल, ये भी एक कवि है जिन्होंने अंचल लिखा है और अंचल में उन्होंने कृषकों की, किसानों की अत्यंत दयनीय स्थिति को दिखलाया है। इन खलिहानों में गूंज रही किन अपमानों की लाचारी, हिलती हड्डी के ढांचों ने पीटती देखी घर की नारी। ये अंचल से लिया गया है और ये है किसकी रचना? रामेश्वर शुक्ल की रचना। इस सबको याद कर लेना है, एमसीक्यू में आ सकता है नेट में। इन कवियों के अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रंगे राघव, इनके अतिरिक्त और कौन कौन है जो प्रगतिवादी कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रांगे राघव, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अगे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार, माथुर आदि कवियों ने भी प्रगतिवादी साहित्य के अभिवृद्धि में पर्याप्त योग दिया है। इन सभी ने अपनी अपनी रचनाओं में समाज की वर्तमान समस्याओं को वाणी प्रदान की है। इनकी रचनाओं में दलित एवं पीड़ित निर्धन वर्ग के जीवन की विषमता, दैन्य तथा निस्सहायावस्था के यथार्थ चित्र अंकित हुए हैं। इन कवियों ने, जितने भी प्रगतिवादी कवियों ने जो भी लिखा है, इसमें साफ साफ झलकता है शोषित वर्ग और शोषण करने वाले वर्ग, अर्थात दलित, निर्धन, सभी को दिखलाया गया है। प्रगतिवाद के अंतर्गत काव्य प्रणयन के अतिरिक्त विभिन्न गद्य विधाओं का सर्जन हुआ है। कहने का मतलब केवल पद्य ही नहीं बल्कि गद्य भी लिखा जा रहा था प्रगतिवाद कवियों के द्वारा या लेखकों के द्वारा, गद्य के साहित्यकारों के द्वारा बोल सकते हैं। गद्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधारा को सर्वप्रथम प्रेमचंद ने अपनाया। गद्य के क्षेत्र में, पद्य के क्षेत्र में बहुतों का नाम दिया हुआ है, गद्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रेमचंद, मतलब कहानी या तो रचना कुछ ना कुछ लिखे हैं। प्रेमचंद ने गद्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद विचारधारा को अपनाया। उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में, प्रेमचंद ने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखे, जिसमें सामाजिक समस्याओं का यथार्थ अंकन किया है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, गद्य क्षेत्र में प्रगतिवाद विचारधारा के प्रथम कवि या प्रथम लेखक प्रेमचंद हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है प्रगतिवाद विचारधारा के रूप पर? उपन्यास और कहानियां। कृषकों, जिसमें कृषक और श्रमिकों को शोचनीय दशा, उन पर होने वाले जमींदारों तथा पूंजीपतियों की अत्याचारों तथा सामंतवाद की कठोरता, जो लीडरशिप करते थे उनका जो कठोर व्यवहार था उसको दिखलाया है, और पूंजीपति लोग किस तरह से गरीबों पर अत्याचार करते थे उसको दिखलाया गया है, और जमींदारों के द्वारा किस तरह गरीब लोग ठगे जाते थे या किसान वर्ग के लोगों को ठगा जाता था, वो सब दिखलाया गया है। आदि का चित्रण उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किया है। किन्होंने? प्रेमचंद ने। निम्न तथा मध्य वर्ग के लिए उनके हृदय में सच्ची सहानुभूति है। जैसे रंगभूमि,
कर्म भूमि, गोदान, ये सब प्रेमचंद की रचना है। आदि में उनके प्रगतिवादी विचारों की सुंदर झांकी देखी जा सकती है। उनकी कफन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कफन नामक कहानी का प्रगतिशील कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब उपन्यास है। चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि उपन्यासों में निराला ने, ये निराला जी का उपन्यास है। चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सभी उपन्यास है जो निराला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें भी मार्क्सवादी जीवन दर्शन को अपनाया गया है, अर्थात पूंजीवादी और ये दलित वर्ग को या फिर शोषित वर्ग को दिखलाया गया है। उसकी चतुरी चमार तथा पगली नामक कहानियां भी प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। चतुरी चमार तथा पगली, यह निराला जी का गद्य है। ये सब नामक कहानियां भी प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रसाद के, ये जयशंकर प्रसाद का कंकाल, ये गद्य है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल नामक उपन्यास, ये उपन्यास कंकाल उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, वो भी प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार। प्रगतिवादी उपन्यासकारों तथा कहानीकारों में प्रस्तुत लेखकों के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त है यशपाल, उसके बाद में रांगे, राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर आदि का भी नाम आदर के साथ लिया जाता है। प्रगतिवादी निबंधकारों में, जो निबंध लिखे हैं प्रगतिवादी, उनमें है डॉक्टर रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, शिवान सिंह चौहान आदि मुख्य है। यहाँ एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है नेट के लिए। प्रगतिवादी निबंधकारों में, निबंधकार में इसमें किसी का नाटककार या उपन्यासकार का नाम दे देगा और मिला देगा, और इसमें लिखेगा किसी एक का नाम, या तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या यशपाल दे देगा, या शिवान सिंह चौहान दे देगा, तो उसमें किसी एक का नाम देगा। तो आप लोग को चूज करना पड़ेगा कि कौन है निबंधकार। हिंदी में प्रगतिवादी आलोचना ने भी एक नूतन दृष्टिकोण दिया है। आलोचना भी किया गया है, वो तो हर वाद का, छायावाद हो या रहस्यवाद हो या प्रगतिवाद, हिंदी में सभी को आलोचना भी किया गया है, और आलोचना करने से कुछ नया निकल आता है। उसी तरह आलोचना ने भी एक नूतन दृष्टिकोण दिया है। इस प्रकार की आलोचना में साहित्य का मूल्यांकन समाज की उपयोगिता को दृष्टिपथ में रखकर किया जाता है। जब कोई आलोचना करता है तो उसको नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी करके वो उससे कुछ ना कुछ अच्छाई ही निकालते हैं। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद, ये हो जाएगा प्रकाश चंद गुप्त आदि प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं। तो आलोचकों का नाम भी याद कर ले। प्रगतिवादी जितने भी साहित्यकार थे उनके आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त और प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं। ये सभी प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक हैं। अब प्रमुख प्रवृत्तियां भी देख लेते हैं। प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, हम लोग इसको शॉर्टकट में केवल हेडिंग को देखते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। केवल हेडिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, कहने के बाद जो शोषण करते थे गरीबों का, उनके प्रति घृणा का प्रचार करते थे। इनमें प्रवृत्तियां हैं, जो लिखे हैं इससे साफ पता चलता है। जो शोषण करते हैं उनके प्रति मन में बुरा भाव आ जाएगा या घृणा का भाव आ जाएगा। ये हो गया एक प्रमुख प्रवृत्ति। और दूसरा है धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध। कहने का मतलब इसमें साक्षात ईश्वर और परलोक का विरोध दिखलाया गया है बहुतों के साहित्य में।
अधर्म धर्म के प्रति भी विरोध दिखलाया गया है, क्योंकि मनुष्य की जो स्थिति है उससे लगता है उन्हें कि ईश्वर कहाँ है, धर्म कहाँ है। इस तरह से घोर विरोध किया गया है। इसका दो कारण है। एक तो है कि वैज्ञानिक युग में इन सब पर शिक्षित लोगों का विश्वास उठ गया है, और दूसरा कि स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा में इन सब का प्रबल विरोध किया गया है। प्रगतिवादी लेखक की यह दृढ़ धारणा है कि शोषित वर्ग अपनी दयनीय दशा का कारण शोषकों को नहीं वरन अपने भाग्य को मानता है। यह भी दिखलाया गया है कि शोषित वर्ग जो है वो सोचते हैं कि हम लोग का भाग्य ही ऐसा है, इसलिए भाग्यवाद को दूर कर शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, शोषितों को प्रेरित करने के लिए इन सब का विरोध करता है। ये हो गया। ग नंबर हो जाएगा शोषित वर्ग की दीन स्थिति का चित्रण। किस तरह शोषित वर्गों का स्थिति कैसा है उसको लोग चित्रित किए हैं। घ नंबर है नारी विषयक नवीन दृष्टिकोण। नारी के विषय में उनका नया दृष्टिकोण दिखलाया गया है प्रगतिवादी में। अंगा नंबर है यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब जो हकीकत है। प्रगतिवादी साहित्य में यथार्थ को मिला है स्थान। प्रगतिवादी लेखक सुंदर भव्य उदात्त का चित्रण ये सबको नहीं मानता है, बल्कि जीवन का यथार्थता को चित्रण किया, जो सही में जो हकीकत में उसको दिखलाया गया है, जिसमें जीवन के दयनीय शोषक, कठोरता, कुरूपता इसको अधिक दिखलाया गया है। और अगला है उपयोगिता विवाद। प्रगतिवादी साहित्य उपयोगिता वाद का उपासक है। प्रगतिवादी आलोचक उसी साहित्यिक कृति को मानता है जिसका मानव जीवन में अधिक से अधिक महत्व है। कहने का मतलब वही उसी को मानते हैं जिसमें मनुष्य के लिए लाभदायक हो, ये चीज है। और उनकी दृष्टि में सच्चा साहित्य भी वही है जो तन जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसित करे, मतलब भौतिकता को प्रोग्रेस की ओर दिखलाए। अगला है भाषा शैली। ये सब प्रवृत्तियां हैं प्रगतिवादी साहित्य की। भाषा शैली भी प्रगतिवादी साहित्य के संबंध को ये संबंध का जीवन में होने वाले कारण इस धारा को साहित्यकार सरल एवं स्वाभाविक भाषा शैली में अपनाते हैं। ये इसमें भी पक्षपात है। विचारधारा के अनुसार, अलग अलग लेखकों के विचारधारा के अनुसार अलग अलग भाषा शैली को अपनाया गया है। अगला है प्रगतिवादी साहित्य में कतिपय त्रुटियां। बहुत सारी त्रुटियां हैं। हर वाद में, छायावाद बोलिए, रहस्यवाद बोलिए या प्रगतिवादी बोलिए, सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो है ही। इसी तरह से प्रगतिवादी साहित्य में भी त्रुटियां हैं। त्रुटियों में भी हम लोग देख सकते हैं प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार चेतना में शून्य जड़तावाद है। धैर्य, ईश्वर, परलोक, संस्कृति आदि में इसका कोई विश्वास नहीं है। धर्म के प्रति या ईश्वर के प्रति उनका विश्वास नहीं है, ये चीज है त्रुटि। और प्रगतिवादी साहित्य एकांगी है, कहने का मतलब एक ही अंग समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। सब तरह का, कहने का मतलब कोई एक शोषित वर्ग को तो पूर्ण रूप से दिखला रहा है, लेकिन जो शोषण कर रहा है उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखला रहा है, यही चीज बोल रहा है। आगे है प्रगतिवादी लेखक यथार्थ की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। जो यथार्थ है उसे कहीं ज्यादा महत्व वो लोग देते हैं। इस तरह से बहुत सारी त्रुटियां हैं। अधिकांश प्रगतिवादी लेखक ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत किए हुए हैं। जो लेखक हैं वो सब निकट से श्रमिकों की स्थिति को नहीं उतार पाए हैं, मतलब उसको सामने से या उसको अनुभव नहीं किए हैं, क्योंकि वे लोग कभी इस तरह का स्थिति का सामना नहीं कर, या फिर वैसा स्थिति आई नहीं जो उसको अनुभव कर सके। प्रगतिवाद साहित्य के स्थायी मूल्यों की कोई चिंता नहीं करता है, वृद्धि सामयिकता पर लगी रहती है और उसे साहित्य में चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं आने पाता। ये उतना प्रभावित नहीं है, लेकिन है। एक प्रगतिवादी साहित्यकार का दृष्टिकोण मूल रूप से वैज्ञानिक होने के कारण उसके साहित्य में बौद्धिकता का प्राधान्य हो जाता है, ये चीज है। उपसंहार में एक हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं
कि प्रगतिवाद है क्या। वास्तव में यदि प्रगतिवादी साहित्य, हिंदी साहित्य में बात करें, जो छायावाद, रहस्यवाद, वैसे ही प्रगतिवाद साहित्य का बात करें, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां दूर हो जाएं तो वह मानव का बहुत बड़ा मंगल विधायक बन सकता है। कहने का मतलब मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इनके सिद्धांत और उद्देश्य बहुत सुंदर है, लेकिन ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस समय जब लिखे जा रहे थे, उस समय ये लोग एक पॉलिटिक्स में थे, तो इन सब के बारे कुछ कुछ लिखा हुआ है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रगतिवाद का कड़ा विरोध करने वाले आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी भी इन मंगल विधायनी शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। उन्हें भी विवश होकर लिखना पड़ा। साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत कुछ उपकार भी कर सकी है। उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान की है। कहने का मतलब प्रगतिवाद साहित्य की जो पद्धति है, इससे उपकार किया है किन के लिए? युवकों के लिए, हमारे युवकों के लिए, जिसमें नई तेजस्विता प्रदान की गई है, नया आत्मबल आया है, दिया है। उसने वस्तुएं मुख्य रूप से दी हैं। प्रथम यह कि काव्य साहित्य का समन्वय सामाजिक वास्तविकता से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त सजग और संवेदनशील है। और द्वितीय यह है कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दूर होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। मतलब यथार्थ में रहना चाहिए। जो जितना दूर गया यथार्थता से या हकीकत से, वो उतना ही काल्पनिक में गया। इसी प्रकार साहित्य के सौश्रेष्ठ संबंधी एक नई माप रेखा और एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है, जिसका उचित प्रयोग करेंगे। वस्तुतः सच्चा प्रगतिवादी साहित्य हमारे जीवन को गति दे सकता है। मतलब प्रगति, सक्सेस, ऊपर, प्रोग्रेस, वह हमारी उन्नति में सहायक हो सकता है। किंतु सच्चा प्रगतिवादी साहित्य वही है जो भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीय पद्धति पर करे। धन्यवाद।